नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय। मैं अरविंद कुमार। कहते हैं कि यदि कुछ करने की हिम्मत हो, तमन्ना हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती हैं। हालांकि इसके लिए जज्बा हो, हौसला भी हो। हम ऐसे धावक की बात करते हैं जिन्होंने संसाधन के अभाव में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते। जी हाँ, सुरेश चंद्र पांडे जो खेल विभाग में उप निदेशक पद से रिटायर हुए हैं, उन्होंने नंगे पैर ही रोजाना 10 से 12 किलोमीटर दौड़ लगाते थे। इसकी वजह आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें जूते नसीब नहीं हो पाए। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने मनोबल को नहीं गिरने दिया, अपनी राह पर डिगे रहे। उस लिहाजा उनका चयन सेना में हुआ। सेना में चयन होने के बाद उन्हें कई विभागों में नौकरी मिली, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं की। जब उनकी नौकरी खेल विभाग में लगी तो उन्होंने उसे स्वीकार किया। इसकी मंशा यह थी कि खेल में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तत्पर रहे और एकजुट रहे, उनकी मंशा थी। इसी रिटायर होने के बाद भी आज भी वो खेल के लिए अभी भी लगे रहते हैं और युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद भी करते हैं। आइए हम बात करते हैं पांडे जी से, उन्होंने कैसे मुकाम हासिल किया। तो आपको मालूम ही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के लिए हमेशा जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और संघर्षों से ही व्यक्ति महान बनता है। जीवन में जो भी खिलाड़ी रहे हैं उनके कुछ न कुछ हमेशा समस्याएं रही हैं और जो हमारा दौर था आज से लगभग 3 दशक पूर्व में या 4 दशक पूर्व में मैं कहूँगा, उस समय वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जो आज सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस समय हमारे पास किटिंग इत्यादि की भी व्यवस्था नहीं थी। आज सरकारें खिलाड़ियों को बहुत अच्छी सुविधाएं दे रही हैं, चाहे वो कैंप से संबंधित समझिए या फाइनेंशियल तौर पर समझिए। जॉब की भी आज सिक्योरिटी है कि अच्छा यदि आप खिलाड़ी है, एशियन ओलंपिक यदि आप खेलते हैं तो ये समझिए कि आपको जॉब भी सरकार देती है। तो इन वर्षों में मैंने ये देखा है कि 5-7 वर्षों में मैं देख पाया हूँ कि खिलाड़ियों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और खिलाड़ी चाहें तो नया आयाम स्थापित कर सकते हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम्स हो। क्योंकि सुविधाओं के साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ा है वो हमारे लिए बहुत ही एक ये कहिए कि इंसेंटिव है हमारे लिए। पहले वो सुविधाएं नहीं होती थी, किट इत्यादि नहीं मिलते थे। आज खिलाड़ियों को बहुत अच्छी डाइट मिल रही है। उत्तराखंड सरकार भी बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि आपने अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों में देखा कि हमारे खिलाड़ियों को बहुत अच्छा इंसेंटिव मिला है। वो आर्थिक तौर से बहुत ही लाभान्वित हुए हैं और उससे उनका मनोबल बढ़ता है। और इस तरीके से यदि खिलाड़ियों को इस तरीके की सुविधाएं मिलती रहे तो आने वाले समय में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हम अच्छा कर ही रहे हैं। हम जो मेजर प्रतियोगिताएं हैं जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक्स गेम, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इनमें भी हमारे उत्तराखंड के धावक जो है और जो और भी खिलाड़ी हैं वो स्वर्ण पदक भी जीत सकते हैं। और सर सवाल ये है कि सर क्या आप बचपन में जो है आपका जूते नसीब नहीं हुए थे, क्या आप नंगे पैर ही दौड़ते थे अपने मंजिल को पाने के लिए? देखिए उस समय जो है हमको शूज़ भी उपलब्ध नहीं हो पाता था और मैक्सिमम हम जो रनिंग किया करते थे वो नंगे पाँव दौड़ा करते थे। यहाँ तक कि कई मैराथन है जो मैंने हाफ मैराथन जीती हैं। दिल्ली में 10 इंडियन ओपन मैराथन हुई थी, वो मैंने जीती। वो मैं नंगे पाँव दोनों मैराथन 1985-86 में जब मैं ऑल इंडिया रथ मैराथन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता रहा, तो मेरे पास अच्छे जूते नहीं होने के कारण मुझे नंगे पाँव ही दौड़ना पड़ा। तो क्या उस समय लोग प्रतिक्रिया क्या कर रहे थे आसपास के लोग जब नंगे पैर आप दौड़ते थे? तो लोगों का कहना था कि खेलों में कुछ नहीं मिलता है, आप पढ़ाई करो और पढ़ाई से आप आगे बढ़ सकते हो। खेलों में आपको जो भी मिलेगा आप खेलने तक ही सीमित रह पाएंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि मैं खेलों के माध्यम से अच्छे से अच्छा पद प्राप्त करूं और अच्छा मैं अपना नाम कर सकूं और परिवार का नाम कर सकूं, प्रदेश का नाम रोशन कर सकूं। तो मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं थी कि कौन क्या कहेगा। सेना में आपकी भर्ती होने के बाद आपको कई जॉब मिली, लेकिन आपने उसको इनकार कर दिया। लेकिन जब खेल विभाग में आपकी नियुक्ति हुई तो आपने क्यों स्वीकार कर लिया? पूर्व में जैसे कि मैं 1981 में भारतीय सेना कुमाऊं रेजिमेंट की 7 कुमाऊं बटालियन में मैं भर्ती हुआ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक सैनिक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये मेरी इच्छा थी कि मैं सेना में जाऊँ, क्योंकि उन दिनों जो भी हम काम करते थे वो अपने सम्मान, देश के सम्मान के लिए काम करते थे। पैसे का इतना प्रलोभन नहीं था और न किसी पद की लालसा थी। और जब मुझे रेलवे और टाटा और अन्य विभागों में भी मुझे, पुलिस में, यहाँ तक कि CRPF और CISF में भी मुझे और BSF में भी मुझे पद
के लिए आमंत्रित किया गया, तो मैंने वो पद इसलिए स्वीकार किया कि मैं भारतीय सेना में मैं कार्य करना चाहता था, और उसका परिणाम रहा कि मैं भारतीय सेना का एक अच्छा सोल्जर बन पाया। मुझे भारतीय सेना में रहते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सेना ने जो कुछ मुझे दिया मैं उसको लौटाता। आपने कारगिल युद्ध भी लड़ा है? 1999 में कारगिल युद्ध में मैं जोजिला में था, और मेरी पलटन ने वहाँ पर अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अदम्य साहस का परिचय दिया, और हमारे सैनिकों ने उसमें अपनी जान की आहुति भी दी, और देश के लिए गौरवान्वित होने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कारगिल जैसे युद्ध में फ्रंट लाइन में खड़ा होकर मैं युद्ध। सर, खेल विभाग में आप उप निदेशक पद से रिटायर होने के बाद अब खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी उप निदेशक खेल के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और मेरा लक्ष्य यही है कि मैं खेलों के लिए कार्य करूँ। अभी भी मैं स्टेडियम में जाता हूँ, बच्चों को प्रशिक्षित करता हूँ। बहुत ज़्यादा बच्चे तो मैं वो नहीं करना चाहता कि मेरे ये उद्देश्य है कि ज़्यादा बच्चों में से जो क्वालिटी बच्चे हैं उनका एक अच्छा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाए। तो मेरे पास ऐसे 3, 4, 5 बच्चे ऐसे हैं जो आने वाले समय में, आने वाले 1 दशक के बाद आप देखेंगे कि वो ओलंपिक और एशियन जितनी भी चैंपियनशिप होती हैं, कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक हो, उसमें प्रतिभाग करेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ। सर